नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज तांत्रिक मैडम की स्टोरी पार्ट 35। पिछले एपिसोड में आपने अब सुना देखा कि मैडम जी क्या क्या कर रही थी। अब नए सिरे से अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। जो आत्माएं उनसे बिछड़ चुकी थी उनको अब एक तरह से इकट्ठा कर रही थी, उनकी शक्ति अब पाना चाहती थी और उसके लिए जो उपाय करना था कर रही थी। उस पारी में अजीत नाम का लड़का आया था और इसके बाद लगातार कुछ नए लड़कों को लेकर के आती रही। आखिर वो आत्माएं लड़कों के साथ में क्या करती थी, एक बहुत बड़ा रहस्य था। उन लड़कों को तो कुछ पता भी नहीं चलता था कि उनके साथ में क्या होता है। जरूर वो उनके साथ अब बेड शेयर करते थे, लेकिन ना तो उनको कोई तकलीफ होता ना ऐसा कुछ अब कुछ महसूस होता था। लाख रुपए मिलते थे। अब इस तरह करते करते अब वो काम जो अधूरा था उसका पूरा हो चुका था। लेकिन अब जो तिजोरी थी मैडम तांत्रिक की वो तो खाली हो चुकी थी। पैसे की सख्त जरूरत थी। अब पैसे के बिना अब वो कौन सा काम करेगी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पैसा होता उस वक्त में। अब पैसा पाना चाहती थी। अब पैसे के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। आखिरकार अपने कांटेक्ट से अब उन्होंने अब ये एक तरह से सूचना भिजवाया कि मैं अब काम करने के लिए तैयार हूँ और हमारे पास में अब शक्ति भी आ चुकी है। हालांकि जितनी पावरफुल शक्ति होना चाहिए था मैडम जी के पास में अभी उतनी पावरफुल शक्ति हुई नहीं थी, लेकिन मैडम जानती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और ये जो शक्ति है धीरे धीरे ही अब पूर्ण होगी। अब ये इसका अब ऐसे में काम चलाना पड़ेगा। पैसे काफ़ी खर्च हो चुके थे और खर्च होते जा रहे थे और तब उनके जो सूत्र थे अब उनको एक काम बताए थे और वो काम कम रिस्की नहीं था। काम था एक हॉस्पिटल का, जो अब कई तरह का मंजिल बना हुआ था। हर मंजिल पर अलग अलग डिपार्टमेंट थे, लेकिन वो हॉस्पिटल खुला ही नहीं। वो हॉस्पिटल बिल्कुल बन के तैयार था, लेकिन उसमें ऐसी घटनाएं होने लगी कि उसका जो मालिक था अब वो हॉस्पिटल को खोल ही नहीं सका। तांत्रिकों को बुलाने लगा कि कैसे भी करके इसमें जो घटनाएं हो रही उसको बंद किया जाए, लेकिन वो लाख कोशिश करने के बाद तांत्रिक कुछ दिन के लिए शांत घटना हो जाती थी, लेकिन फिर वो शुरुआत हो जाती थी। उसका मालिक भी बहुत परेशान था। अब बहुत पैसा अब खर्च कर चुका था। अब वो चाहता था कि ऐसा कोई तांत्रिक ऐसा कोई शक्ति हमें मिल जाए ताकि ये जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर में जो घटनाएं चल रही है पैरानॉर्मल वो बंद हो जाए। वहाँ पर अब उसका जो कहना था कि वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में जो बेड लगे हैं इधर से उधर अपने आप चलने लगते हैं और कुछ ऐसा घटना होने लगती है कि वहाँ पर स्टाफ रुकता नहीं तो मरीज क्या रुकेंगे। कभी कभी जो वहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई देने लगता है जिस पर विश्वास ही नहीं किया जाता है। वो जो बेड है ना अपने आप उठ करके खड़ा हो जाता है। जो वहाँ पर ग्रीन पर्दे होते हैं अब जैसे लग रहा है कि किसी पर्दे खोल करके किसी के इंसान के शरीर पर आ चुके हैं और वो बिल्कुल इंसान की तरह जैसे पर्दा ढका हुआ है। और फिर जब वो पर्दा हट जाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है, खाली होता है। तो ऐसे में जो भी स्टाफ खुद उनके मालिक ने इन घटनाओं का महसूस किया था। अब इसके बाद तो अब एक तरह से सारा काम ही रुक चुका था उस हॉस्पिटल का। मालिक जो थे बहुत ही पैसा लगा चुके थे, तंत्र मंत्र में भी ना जाने कहाँ कहाँ से वो तांत्रिकों को इकट्ठा किया, लेकिन उनका जो काम था ना सफल नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे तांत्रिक के तलाश कर रहे थे जो उनका काम ये सही कर दे। जो भी पैरानॉर्मल घटनाएं वहाँ पर चल रही थी वो बंद हो जाए ताकि अपने हॉस्पिटल को खोल सके। और वो थी तांत्रिक मैडम। जब तांत्रिक मैडम को अब उस केस के बारे में पता चला हॉस्पिटल को,
तो मान गई थी, पैसे की ज़रूरत थी। अब पैसा भी अच्छा खासा उस हॉस्पिटल से मिल रहा था। और इसके बाद अब तांत्रिक मैडम तैयारी करने लगी। अभी इनकी शक्ति उतनी तेज नहीं थी जितना पहले थी, लेकिन हिम्मत बहुत था तांत्रिक मैडम में। वो जानती थी कि जो भी पैरानॉर्मल घटना वहाँ पर चल रही है, हम उसको रोक देंगे। अब इतना तो शक्ति मेरी अब हो चुकी है। आखिरकार अपने स्टाफ के साथ यानी आशीष, जेसिका के साथ में अब इस पर वार्तालाप करती है कि देखो आशीष, देखो जेसिका, अब तुम लोगों से छुपा हुआ तो है नहीं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अब तो हमें कोई काम करना पड़ेगा, तभी तो पैसा आएगा, और हमें काम मिल चुका है। बस हम लोग अब अपनी तैयारी कर लेते हैं और इसके बाद हम चल पड़ेंगे अपनी कार लेकर के। सब कुछ उन्होंने बता दिया कि रोड के किनारे एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में क्या होता है सब कुछ तांत्रिक मैडम ने आशीष को भी बता दिए, जेसिका को भी बता दिए। अब जेसिका तो डरती नहीं थी ऐसे में, लेकिन आशीष तो है ना, वो जानते थे कि अभी हमारे पास में, जैसा मैडम जी कहती हैं कि पूरी शक्ति आई नहीं है, तो कहीं खतरा ना हो जाए। उनका डर लगना स्वाभाविक था, डरते थे वो। उनको तो कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं था, वो तो सिर्फ मैडम के भरोसे ही रहते थे। और आखिरकार उन्होंने हाँ ही बोल दिया कि जी मैडम, आप जो कहेंगी हम उसके लिए तैयार हैं। अब जेसिका भी तैयार और आशीष भी तैयार। और इसके बाद मैडम अपना तैयारी करने लगी। सबसे पहले अब उन्होंने अपने काला वस्त्र धारण किया और अपने अंगूठी वगैरह पहन करके गले में कई तरह का माला, और फिर साधना गृह में जाग बैठी थी। और उन्होंने आशीष जेसिका को बुला के बताया कि देखो, मुझे 2 घंटा कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं 2 घंटा अपना साधना पूरी करूंगी, और इसके बाद हम लोग चल पड़ेंगे। रात हमें उसी हॉस्पिटल के अंदर बिताना है। हम उन शक्तियों को पकड़ेंगे और इसके बाद उस हॉस्पिटल को मुक्त कराएंगे उन शक्तियों को पकड़ करके, और तब हमें वो पैसा मिल जाएगा। अब इसके बाद आशीष, जेसिका सब समझ चुके थे। तांत्रिक मैडम अपना साधना गृह में चली गई थी, दरवाज़ा बंद हो चुका था, और जेसिका अपने कमरे में। लेकिन जो आशीष थे ना, अब गलियारे में इधर से उधर घूम रहे थे कि तांत्रिक मैडम हम लोगों के लिए न जाने क्या क्या करती है। अब तो देखो ना क्या क्या अब आगे होने वाला है। अभी तो मैडम की शक्ति इतनी बढ़ी नहीं, लेकिन हम ही लोग के खातिर ना अब अपने प्राण को जोखिम में डाल रही है। और इस तरह का अपना दिमाग में बिठाए इधर से उधर घूमे जा रहे थे। घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता। अब उनका जो आंखें थी साधना गृह के दरवाजे पर लगी कि कब मैडम आगे निकलेगी। जब तक बाहर निकल नहीं जाती अब उनको संतोष नहीं होता था, क्योंकि अंदर जानते थे कि अंदर भी अब आत्माएं रहती है। अगर आत्मा कोई बुरी आ गई उस वक़्त में, तब तांत्रिक मैडम क्या करेंगी। अभी तो उनकी शक्ति इतनी बड़ी नहीं, कुछ हादसा हो गया तो। यही अपने मन में विचार रख करके एक तरह से घबरा रहे थे। आखिरकार जेसिका भी अपने रूम से बाहर निकल आई और आशीष को देखकर पूछने लगी, क्या हुआ, निकली नहीं मैडम अभी? तब आशीष अपना सर हिलाए कि नहीं जेसिका, अभी तो नहीं निकली, मुझे टेंशन हो रही है, 1.5 घंटा से ऊपर बीत चुका है। जेसिका अब आशीष को समझाने लगी कि मैं समझती हूँ तुम्हारे दिल की बात, जरूर तुम्हें मैडम का टेंशन हो रहा है, घबराओ मत आशीष, सब कुछ अच्छा ही होगा। और देखो जरूर अपने वक्त पर निकल आएगी, हमें इंतजार करना चाहिए। आओ मेरे कमरे में चलो, हम बैठते हैं। लेकिन आशीष अब एक तरह से जेसिका से दूरी रहते थे। जानते थे कि जेसिका बहुत शरारती है, कब क्या शरारत कर दे, और वो तो सिर्फ मौके की फ़ायदा उठाना जानती थी। और इसलिए जो आशीष थे कहने लगे, नहीं जेसिका तुम जाओ बैठो, मैं तो गलियारे में घूमता रहूँगा। जेसिका अपना अलग समूह बना करके और फिर कमरे के अंदर चली गई। अब बाहर में आशीष घूमते जा रहे थे। ज्यों ज्यों टाइम बढ़ता जा रहा था, अब 2 घंटा पूरा बीत चुका था।
2 घंटा के बाद अब आशीष का जो दिल था ना तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अब 2 घंटा तो हो चुका है, मैडम ने बताया था, तो आखिर अब दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? सांसें जैसे आशीष की अटक रही थी। बार बार चहलकदमी करते हुए दरवाजे के पास रुकते, अंदर कुछ सुनने की कोशिश करते, लेकिन वो कमरा बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। कोई भी आवाज अंदर नहीं आ रही थी, अंदर क्या सुनाई नहीं दे रही थी। अब इससे आशीष और परेशान हो गए थे, लेकिन करे क्या? मैडम ने सख्त चेतावनी दिया था कि तुम दरवाजे को नॉक नहीं करोगे, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। 2.25 घंटा बीत गया और तब आशीष को लगने लगा कि कोई हादसा तो नहीं हो गया। अब जैसे जानते थे कि मैडम अब तंत्र के मंत्र का अब पावर तो थोड़ा बहुत तो आ ही चुका है, जरूर कोई वो शक्ति को बुला रही होगी, और वो शक्ति कोई गलत आ गई उस वक्त में, तब क्या होगा? मैडम क्या सामना कर पाएगी? अभी तो उनमें इतना पावर नहीं पहुंचा है। तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही अब एक तरह से निगाहें दरवाजे के अंदर जा पहुंची। दरवाजे के साथ ही अब मैडम खड़ी दिखाई दी और एक तरह से शांत चेहरा था। मैडम का चेहरा देख करके अब आशीष को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो हमारी मैडम बिल्कुल सही सलामत है। और तब मैडम मुस्कुरा के कहने लगी, अरे आशीष, तो क्या तुम यहीं पर घूमते रहे हो क्या सारा समय? और तब जेसिका भी अंदर से अब बाहर निकल आई थी, उसको भी शायद आवाज़ कानों में पड़ गया और बोली, हाँ मैडम, मैं तो कह रही थी कि चलो मेरे कमरे में बैठूं, लेकिन ये तो आपकी फिक्र बहुत ज़्यादा करती है। देखिए, एक पल बैठे नहीं हैं, जब से आप साधना गृह में गई ना, अभी दरवाजे के चक्कर ही काट रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं आपसे मैडम जी, आशीष। मैडम अब मुस्कुरा के आशीष की तरफ देखने लगी। अब फिर कहने लगी, आशीष, हमें देर नहीं करना चाहिए, क्या तुम तैयार आप लोग हो? तब आशीष बोले कि मैडम मैं तो हमेशा तैयार हूँ। अब पता नहीं जेसिका तैयार है कि नहीं, अब तो यही बता सकती है। तभी जेसिका बोली, हाँ मैं भी तो तैयार ही हूँ। तब मैडम कहने लगी, ठीक है, सारा सामान पैक करो और चल पड़ो, चलते हैं, आज हम उसी हॉस्पिटल के अंदर में रहेंगे। इसके बाद मैडम अपना जो भी जरूरी सामान था पैक करके अब फिर कार में आ बैठे थे, तीनों के तीनों लोग। कार चल पड़ी। अगले सीट पर जेसिका हमेशा की तरह, अब पिछली सीट पर आशीष बैठे हुए थे। जब रात के करीब 10:30 बजा ना, तब मैडम की कार एक होटल पर जा रुकी, ढाबा ही था। इसके बाद कार से उतरते हुए अब तीनों लोग ढाबे के अंदर पहुंच गए थे। एक टेबल पर अब पहुंचने के बाद बैठ गए। अब फिर जेसिका से मैडम बताने लगी कि जो खाना पीना है ऑर्डर करो और देखो भूखे मत रहना, क्योंकि अब सारा रात हमारा एक तरह से नुकसान होना है, हमें तो पूरी रात उसी हॉस्पिटल के अंदर में रुकना है और आज की रात में मैं ये काम ख़त्म करना चाहती हूँ। और सुनो आशीष, कान में अब बात करने लगे आशीष से। आशीष समझ गए थे कि मैडम क्या बोल रही हैं और झट से उठ कर के अब काउंटर पर जा गए, चले गए। काउंटर पे जो मालिक था और उससे अपनी बात को बताने लगे और मालिक अब उनकी बात सुनता रहा। जब पूरी बात काउंटर पर बैठे मालिक को बता दिया आशीष, मालिक सर हिलाता रहा। इसके बाद अब आकर के टेबल पर तांत्रिक मैडम के साथ आशीष बैठ गए थे और अपना सर हिलाए, मतलब अब काम पूरा हो चुका है। इसके बाद वो लोग खाना पीना अपना खाने लगे थे। कुछ देर के बाद में एक बड़ा सा पैकेट अब आशीष के टेबल पर पहुंच गया था। इसके बाद वो पैकेट लेकर के वो लोग उठ गए, काउंटर पर बिल पेमेंट किया और फिर कार में सवार हो गए थे। उस पैकेट में क्या था ये तो जेसिका भी नहीं जान पाई थी। अब आश्चर्य से उस पैकेट को, बड़ा पैकेट को देख रही थी। अब उसको शक हो रहा था कि इस बड़ा पैकेट में क्या हो सकता है। और तब तांत्रिक मैडम शायद समझ गई थी कि पूछना क्या चाहती है। तांत्रिक मैडम ने बोला कि तुम शांत रहो, जरूर तुम्हें पता चलेगा इसमें क्या है।
अभी वक्त नहीं है। इसके बाद कार में सवार हो गए थे। कार चलती रही चलती रही चलती रही। लगभग अब आधी रात होने जा रही थी। 11 बजे के अब ऊपर का टाइम हो गया था। सड़क के किनारे एक हॉस्पिटल का बोर्ड अब नजर आ रहा है। अब बोर्ड भी ऐसा लग रहा था कि कई जगह से पेंट छूट चुका है। शायद ये हॉस्पिटल को बने काफ़ी साल हो गया था। हाँ, तभी तो ऐसा बोर्ड लग रहा था। बोर्ड के आगे ले जाकर के जहाँ हॉस्पिटल का गेट था, कार रुक चुकी थी। इसके बाद मैडम, आशीष और जेसिका कार से उतर गए थे। वहाँ पर एक चौकीदार था। कार को रुकते ही देख करके अंदर से गेट खोलकर बाहर आ गया और वो पहचानने की कोशिश करने लगा, क्या यही लोग हैं? तब मैडम ने उस चौकीदार को बुलाया कि सुनो भाई। आप फिर अपना परिचय दिया। तब चौकीदार कहने लगे, जी आप ही का मुझे इंतजार था। हमारे मालिक ने बताए थे कि आप लोग आओगे, लेकिन आप लोग लेट आए। मैडम कहने लगी, नहीं, हम बिल्कुल सही टाइम पर आए। एक काम करो, आप ये चाबी मुझे हवाले करो और आप एक सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। सुबह से पहले यहाँ पर आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है। वो चौकीदार बिल्कुल मैडम की बात सुनते ही डर चुका था। जल्दी से चाबी का गुच्छा पकड़ाया और देखते ही देखते अपनी साइकिल उठा करके रफू चक्कर हो गया। आखिर जान का डर किसको नहीं होता है। अब मैडम ने तो ऐसे ही बताया था। अब इसके बाद सारा चाबी का गुच्छा मैडम जी के हाथों में आ चुका था। अब मैडम जी हॉस्पिटल के अंदर में, आशीष भी अंदर, जेसिका भी अंदर। सारा सामान अब निकाल चुके थे, जो जरूरी सामान था कार से। अब इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर ज़्यादा ही एक्टिविटी होती थी उन शक्तियों का, उसी जगह पर अब एक तरह से वार्डरूम था, स्पेशल वार्डरूम, जो कभी खुला ही नहीं, ना उसमें कोई मरीज आया। अब वो वार्ड का एक तरह से वो लोग पहुंच रहे थे, बाहरी लोग, तांत्रिक मैडम, आशीष और जेसिका। अब इसके बाद उस बेड पर एक तरह से अपने सामान को रख दिए। फिर अब जो तांत्रिक मैडम थी ना, अपने कार्यविधि को करने लगी। अब पूरा घूम घूम करके अब वो महसूस करने लगी कि आखिर ये शक्तियाँ कहाँ पर हैं। अब तो आधी रात हो चुका है। इसके बाद वो शक्तियों को ढूंढने में लगी थी, लेकिन अभी उनमें इतनी पावर शक्ति नहीं थी कि सूंघ करके अब उन शक्तियों को पता लगाया जा सके। आखिरकार अब वो समझ गई कि अब उनको करना क्या है। आशीष को बता दिया और जेसिका को बता दिया कि तुम लोग थोड़ा दूरी बना करके और रहना है। एक गोल घेरा बना दिया था कि देखो आशीष, ये जो बड़ा पैकेट है ना, इसको अपने पास में रखो, और जेसिका तुम गोल घेरे में रहना, और आशीष तुम भी, जब तक मैं ना कहूँ गोल घेरे से बाहर कोई नहीं निकलेगा। इसके बाद मैडम जी बिना कोई गोल घेरा बनाए हुए अपनी आसन जमा लिया था फर्श पर ही। अब तंत्र मंत्र का सामान एक तरह से फर्श पर बैठा हुआ था, फैलाया हुआ था, और वो दीपक जला दिया था। दीपक का जो लौ था ना, अब सीधा अब खड़ा दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद जो तंत्र मंत्र करना था, अब अपना तंत्र मंत्र का काम शुरू कर दिया था तांत्रिक मैडम जी। धीरे धीरे अब कार्यविधि शुरू हो चुका था। एक जगह पर गोल घेरे में आशीष खड़े हैं और दूसरी गोल घेरा में जेसिका खड़ी है। अब वहाँ पर बस इंतज़ार था कि कब शक्तियाँ वो आए जो इस हॉस्पिटल को चलने नहीं दे रही थी, यहाँ पर किसी स्टाफ को रुकने नहीं दे रही थी। आखिरकार आधा घंटा बीता, पौन घंटा बीता, लेकिन आशीष की जो नज़र थी ना, उस दीपक पर थी। वो दीपक बिल्कुल अब उनको साफ दिख रहा था। तांत्रिक मैडम अपने ध्यान लगाए हुई थी, तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रही थी, और दीपक बिल्कुल, उसका लो बिल्कुल लपलपा नहीं रहता, सीधा खड़ा था। मतलब वहाँ पर कोई असुरी शक्ति, कोई ऐसी काली शक्ति अभी वहाँ पहुँची नहीं थी।
आखिरकार थोड़ी देर के बाद में अब ऐसा लगने लगा कि जैसे बाहर में आंधी आ गई हो। तेज तेज हवा साए साए चलने लगा और जो खिड़कियां बंद थी ना, अब जैसे हवा का दबाव से खुलने की कोशिश कर रही हो। जोर जोर से हवा चलने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन कमाल की बात थी, इतनी हवा चलने के बावजूद महसूस भी हो रहा था कि अंदर हवा चल रही है, साए साए की आवाज़ हो रही, बाहर भी महसूस हो रहा है। लेकिन वो दीपक का जो लो था ना, अभी भी जरा भी चिलमिला नहीं रहा था, सीधा खड़ा था। कुछ देर तक ऐसी हवा चलती रही। अब इतना तो आशीष जान चुके थे कि जो असुरी शक्तियाँ है आसपास में है, मौजूद है, और इन्हीं के प्रकोप से ये तेज तेज हवा चल रही है, जरूर यहाँ पर है। और तभी दिए का लो जो एकाएक झिलमिलाने लगा। अब तो 100% आशीष को विश्वास हो गया कि असुरी शक्तियाँ यहाँ पर पहुँच गई है। और इसके बाद अपना ध्यान मैडम जी के पास में लगा दिया था कि कब मैडम इशारा करें और तब अपना काम पूरा करें। मैडम जी अभी भी अपने ध्यान में थी और उनको भी महसूस हो गया था कि अब आसपास में असुरी शक्तियाँ आ चुकी है जो इस हॉस्पिटल को चलने नहीं दे रही थी। और तभी ऐसा एहसास हुआ कि उनके सामने में एक परछाई उभर रही है और वो परछाई देखते ही देखते काला कलूटा रूप धारण कर चुकी थी। आंखें अंगारे की तरह दहक रहा था और देखने में वो कोई स्त्री नहीं, पुरुष ही लग रहा था। अब परछाई के रूप में वो नजर आ रहा था, लेकिन मैडम जी बिल्कुल पहचान गई थी कि ये दुष्ट आत्मा है और यही है जो हॉस्पिटल को अब परेशान कर रहा है। इसी की वजह से ये हॉस्पिटल चल नहीं पा रहा है, मालिक इसका नुकसान उठा रहा है। अब फिर अपनी आंखें अब उस पर तांत्रिक मैडम ने फोकस कर दिया और फिर उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम मुझसे छिपने की कोशिश मत करो, मेरे सामने में आ जाओ, अब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो काला परछाई अब उसकी आंखें फैल गई। अब वो समझ गया कि अब वो छुपा हुआ नहीं है, उसको अब ये लड़की जो बैठी हुई है ना, ये देख रही है। अब छुपने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। तब तांत्रिक मैडम ने अब उसको आदेश दिया कि देखो जो तुम हो मैं तुमको जान चुकी हूँ, और तुम मेरे सामने आओ, तुमसे 2-4 बात करनी है, आओ, देर मत करो, मेरे पास में इतना समय नहीं है। आखिरकार न जाने क्या शक्ति थी मैडम जी की बात में। वो काली परछाई अब एक तरह से मनुष्य का रूप ले चुकी थी और देखने में बड़ा ही डरावना शरीर था उसका। सबसे खतरनाक उसकी आंखें, अब बाल बड़े बड़े, अब वो भयंकर दिखाई दे रहा था। और वो जैसे हवा में उड़ता हुआ मैडम जी के सामने आके खड़ा हो गया। मैडम जी अब उससे बात करने लगे कि देखो मैं तुम्हें कोई परेशान करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। मेरा उद्देश्य ये है कि तुम इस हॉस्पिटल में कर क्या रहे हो। देखो ये हॉस्पिटल जिसने बनाया है ना, लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों का जीवन दान देने के लिए, लेकिन तुम इस हॉस्पिटल के चलने क्यों नहीं दे रहे हो। तुम्हारा अब यहाँ पर क्या रखा हुआ है, क्यों नहीं चलने देते। ये स्टाफ को तुम क्यों परेशान करते हो, क्यों दुख तकलीफ दे रहे हो मालिक को, बताओ, अपनी समस्या बताओ। तब वो जो भयानक इंसान जैसा दिख रहा था ना, थोड़ा सा और आगे आ गया। अब पहली बार आवाज़ अब सुनाई पड़ी उसकी, बड़ा ही भारी आवाज़। वो कहने लगा कि ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं सैकड़ों साल से रहता है आया हूँ, मैं भला अपना घर को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। क्या तुम अपना घर को छोड़ सकती हो। मैडम को खुला चैलेंज दे रहा था। मैडम कहने लगी कि हाँ, ये तो चलो मान लिया तुम्हारा घर है, लेकिन ये घर तुम्हारा परमानेंट नहीं है। अब देखो इस जगह पर जिसकी ज़मीन है वो तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही। अब तो तू जानता नहीं कि तुम्हारा घर है ना, और देखो अपना काम तो बखूबी किया है, और देखो ये मानवता के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। अब तुम तो इस जगह को अब अपना
कब्जा जमा के बैठे हुए हो। अब तो तुम्हें ये घर को छोड़ देना चाहिए, इस हॉस्पिटल को छोड़ देना चाहिए, ताकि लोग बाग का अब यहाँ इलाज हो सके। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? तब वो जो भी था प्रेत शक्ति, वो कहने लगा कि नहीं, हमें किसी और से मतलब नहीं है। मैं इस घर को, अपना जो घर है, मैं खाली नहीं करूँगा, चाहे तुम जितनी मर्जी पावर लगा लो। मैं यहाँ पर देख चुका हूँ, बहुत लोग आए मुझे भगाने के लिए, लेकिन आज तक मुझे कोई छू नहीं पाया। तुम भी मुझे छू नहीं पाओगे। तुम्हारा यहाँ पर आना बेकार है, और मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि तुम सब कुछ छोड़ करके अपने घर चले जाओ, और इसी में तुम्हारा भलाई है। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ में न जाने क्या क्या कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैडम जी का गुस्सा आ गया था, और कहने लगी कि देख भाई, जो भी तुम हो, मैं तुम्हारा इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, जानती हूँ कि तुम यहाँ सैकड़ों साल से रहते आए हो। अब तुम्हारा यहाँ पर समय पूरा हो चुका हो। अब तुम एक नए स्थान को ढूंढो और वहाँ पर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ूंगी ना, तो समझ लो मैं एक अंधेरी काल कोठरी में मैं डाल दूंगी, और इसके बाद तुम्हारा हस्त्र क्या होगा तुम खुद ही नहीं जान सकते। भलाई इसी में है। इस जगह को, जैसा मैं कह रही हूँ, छोड़ कर चले जाओ, अपना स्थान दूसरी जगह पर बना लो। और तभी वो प्रेत शक्ति जो भी था भड़क गया। अब एक तरह से अपना पावर को इस्तेमाल करने लगा। अब जो भी वहाँ पर पूजा पाठ का सामान रखा था, हवा में उड़ने लगा था। वो दीपक जैसे हवा में उड़ चुका था। जो भी वहाँ पर पूजा फूल सब कुछ रखा हुआ था, हवा में उड़ने लगा था। अब ये देख करके आशीष एकदम घबरा गए थे कि ये तो बड़ा ही गजब का शक्तिशाली भूत प्रेत है भाई। ये तो मैडम जी को एक तरह से खुला चैलेंज दे रहा है, अब मैं क्या करूं। लेकिन आशीष जानते थे कि इस घेरा से निकले ना तो उनके साथ में भी कुछ ऐसा हो सकता है। अब तो जब तक मैडम जी ना बोले, तब तक तो हम इस घेरा से निकलना ठीक नहीं है। तब तक देख रहे हैं कि वो सही में मैडम जी के आसपास में जो भी सामान है ना, हवा में उड़ रहा है इधर से उधर। और वो प्रेत हंस रहा है और कह रहा है कि तुमने मेरी शक्ति देख ली ना, अब इससे बड़ा मैं शक्ति क्या तुम्हें दिखाऊं, ये छोटा सा नमूना है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो भी पूजा पाठ का सामान है तू ले करके यहाँ से निकल लो, और दोबारा मेरे घर में आने की कोशिश मत करना। लेकिन मैडम उस मिट्टी की बनी नहीं थी जो डर लगे। वो बैठी रही और कहने लगी कि देखो, ये सब मैं सब कुछ जानती हूँ, जो तुम कर रहे हो ना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम मेरा कमाल देखो। अब तुम भी अब जानोगे कि तुमसे अब किस इंसान से पाला पड़ा है। और इसके बाद वो शक्ति का अपना इस्तेमाल करने लगे। अब जो एक हवा का झोंका गोल 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 घूमने लगा उस काले प्रेत के पास। अब जो आशीष थे ना, देख रहे थे कि क्या हो रहा भाई। एक गोल घेरा जैसे दिखाई दे रहा, हवा की तरह गोल गोल प्रेत को आसपास में मंडरा रहा, वो भी तेजी से चक्कर काट रहा है। और प्रेत हवा में उठ गया और वो चिल्लाने लगा, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, मुझे नीचे उतारो, नहीं तो मैं तुझे जला के राख कर दूंगा, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। मैडम जी अब हंसती जा रही थी और कहने लगी कि देखो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान पहुंचाऊं। भलाई इसी में है कि तुम शांत हो जाओ और इस घर के अब घर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। और इसके बाद वो गोल घेरा जो घूम रहा था धीरे धीरे अब एक तरह से शांत हो चुका था। वो प्रेत जो था अब वो फर्श पर खड़ा हुआ था, डरा हुआ। और तब मैडम जी उसको आदेश देने लगी कि अब मेरी शक्ति का तुम्हें पता चला ना। अब वो बिल्कुल डरा हुआ दिख रहा था। मैडम जी कह रही थी कि देखो, अब तुम अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, और नहीं तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से पकड़ करके और तुम्हें मैं एक अंधेरी कुआं में डाल दूंगी। अब फिर तुम कभी उस कुएं से निकल नहीं पाओगे।
क्या तुम ऐसा चाहते हो या फिर इस घर के छोड़ के चली जाओगे? मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहती। तब वो प्रेत शक्ति शांत हो गया था, डरा हुआ था। अब वही वक्त था कि मैडम जी ने आशीष को इशारा किया, आशीष इसको भोजन दो। और आशीष बस इशारे की देर कर रहे थे। वो बड़ा सा पैकेट अपने पास रखे थे। अब उस गोल घेरे से बाहर निकल गए और उस शक्ति के आगे जा कर के डरते हुए गए और उस पैकेट को खोल करके रख दिए। और तभी मैडम ने आशीष को अब आदेश दिया, वापस जाओ अपने गोल घेरे में। अब फिर उस प्रेत को जैसे बता रही हो कि देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेके आई हूँ। इस भोजन को आप खाओ और इसके बाद इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओ। और तुम्हारा अब काला साया इस घर पर, इस हॉस्पिटल पर अब दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर तुम इस बात का प्रॉमिस करते हो तो इस भोजन को खाओ और फिर इस जगह को खाली करके चले जाओ। अब वो प्रेत शक्ति कभी उस भोजन को देख रहा था और कभी तांत्रिक मैडम को। आखिरकार वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस बड़े पैकेट के पास आके खड़ा हो गया। अब आशीष को पता था कि उसमें क्या है। उसमें लाजवाब होटल का मटन था और देखते ही देखते मटन को अब वो खाने लगा। अब जैसे मटन का अब पैकेट ख़त्म हुआ, अब इसके बाद वो शक्ति फिर उसी जगह पर आके खड़ा हो गया। मैडम ने उसको आदेश दिया कि देखो, मैं तुम्हें भोजन दिया, अब इसके बाद जैसा मैं कह रही हूँ तुम वो काम करो। अब देखो, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, लेकिन इस वक्त में नहीं, इस वक्त तुम चले जाओ। अब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, तुम कहीं भी रहोगे। मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम्हें उचित स्थान दिया जाए, लेकिन तब तुम शांत रहोगे, इस हॉस्पिटल को छोड़ के चले जाओगे। अब फिर मैं तुम्हें एक उचित स्थान दूंगी और हो सकता है कि आड़े वक्त में तुम मेरे काम में आओ। मैं तुम्हें भोजन भी दूंगी अगर तुम मेरी बात को मानोगे। तब वो प्रेत शक्ति जैसे हार मान लिया। अब भारी आवाज में कहने लगा कि मुझे अगर भोजन मिलेगा तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और कहने लगे कि देख भाई, मैं तुम्हें भोजन भी दूंगी, लेकिन इस वक्त में नहीं। मैं तुम्हें भोजन खिला चुकी हूँ और तुम्हारा पेट थोड़ा बहुत भर भी गया होगा। अब इस जगह को खाली करो, अब फिर हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अब फिर मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर लेके जाऊंगा और वहाँ पर हर शाम को तुम्हें भोजन मिलेगा, लेकिन मेरा काम करने के बाद में। क्या तुम्हें मंजूर है? तब वो प्रेत शक्ति कहने लगा कि हाँ, अगर मुझे भोजन मिला तो आपके लिए मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। कहने लगी पहले यही काम करो कि इस घर को, हॉस्पिटल को खाली कर दो। देखते ही देखते वो मनुष्य जैसा काला साया, भयानक दिखने वाला, और जैसे दिखाई पड़ रहा था धीरे धीरे अब वो झोल हो गया। लगा ही नहीं कि वहाँ पर कोई खड़ा हो, हवा में गायब हो चुका था। तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई थी। अब फिर आशीष को आदेश देने लगी, आशीष यहाँ आओ, अब पूरा सामान को अब इकट्ठा करो, हमारा काम अब खत्म हुआ। मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। जेसिका ने भी देखा था। तब आशीष मैडम जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि मैडम जी, आपने वो भयानक शक्ल वाले को अपने पास रखने का वादा किया है। तब मैडम कहने लगी, हाँ, ऐसे ही प्रेत तो हमारे काम में आएंगे। अगर हम इसको भोजन देंगे ना तो हमारी बात को मानेंगे। हमारा यही तो पेशा है, ऐसे ही हम प्रेत शक्ति को तो अपने पास में रखते हैं। देखना एक दिन हमारे किसी बड़े काम में आएगा। और आखिरकार आशीष सारा सामान समेट लिए थे। अब एक तरह से मैडम जी का यहाँ का काम खत्म हो गया था और सारा सामान आप एक इकट्ठा करके अब फिर उसी वार्ड में, उसी के जो हॉस्पिटल का पलंग था और उस पर रख दिए। और मैडम कहने लगी कि देखो, अभी रात बहुत बाकी है, हमें यहीं पर आराम कर लेना चाहिए और सुबह जब चौकीदार आ जाएगा तब चाबी दे के हम यहाँ से
निकल पड़ेंगे। अब फिर मैडम जी अब एक एक लोग बिस्तर अपना पकड़ चुके थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम और आशीष और जेसिका की। ये पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे नए चैनल पर नहीं गए हैं राज की कहानियाँ में तो उसमें भी जाइए ना, बड़ी अच्छी अच्छी कहानी डाल रखा हूँ। वो कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद में आएगी, ऐसी ही मज़ेदार कहानी है। और उस चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।